बायोलॉजी लेक्चरर DPM स्कूल सर्जन। हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड, जो NCERT के बेस पर है। चैप्टर नंबर 2 पुष्पीय पादपों। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें पुष्प की। एक प्रारूपिक पुष्प को देखें तो आवृतबीजी जो पादप होते हैं, दो प्रकार के पादप होते हैं मुख्य रूप से, तो अनावृतबीजी और एक आवृतबीजी। लेकिन हम आवृतबीजी पादपों के बारे में पढ़ेंगे लैंगिक जनन। तो आवृतबीजी पादपों के पुष्प को देखें तो एक पुष्प की प्रारूपिक संरचना किस प्रकार से होती है। इस पुष्प के हम स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि द्विलिंगी पुष्प बनाएंगे। जैसे देखो, एक प्रारूपिक पुष्प की स्ट्रक्चर कैसी होती है। आवृतबीजियों के प्रारूपिक पुष्प को देखें और ये द्विलिंगी पुष्प है, इसकी संरचना कैसी है। देखो, इसमें ये होता है जो पौधे से लगा होता है। पुष्प का वह भाग जो पौधे से लगा होता है उसे क्या कहते हैं, ग्रंथ या पुष्प ग्रंथ कह सकते हैं। जो पुष्प का ये फूला हुआ भाग होता है नीचे की सतह पर, ये वाला, इसको कहते हैं पुष्पासन। पुष्प का आसन, पुष्पासन। और इसके अंदर ये जो संरचना होती है इसे हम बोलते हैं क्या, अंडाशय। क्या कहते हैं, अंडाशय या ओवरी। क्या कहते हैं, अंडाशय या ओवरी। ये जो हरे कलर में होते हैं ये संरचनाएं होती हैं नीचे। पुष्प का जो पहला चक्र होता है ये होता है बाह्य दल पुंज, जो कलर में होते हैं वो होते हैं दल पुंज। और ये बहुत सारे निकले हुए हैं इस तरह से। इनको बोलते हैं पुमंग, एक को बोलते हैं पुंकेसर और सभी को बोलते हैं पुमंग। इसमें ये जो जा रही संरचना, इसको एक को तो बोलते हैं स्त्रीकेसर और पूरे उन समूह को बोलते हैं क्या, जायंत। ये पूरा हुआ अंडाशय है। इसके जस्ट ऊपर इसकी बात करें तो इसको कहेंगे क्या, इसकी ये वर्तिका है और ये वर्तिका। तो देखो, इसको अच्छी तरह समझें। एक प्रारूपिक पुष्प की आवृतबीजियों में एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना को देखें तो एक पुष्प की संरचना में जो पौधे के से लगा होता है उस भाग को क्या बोलते हैं, हम ग्रंथ बोलते हैं। जो पुष्प का वह भाग जो पौधे से लगा होता है उसे क्या कहते हैं, पुष्प ग्रंथ कहते हैं। पुष्प ग्रंथ के जस्ट ऊपर का पुष्प का जो भाग है उसे क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं, जिस पर पुष्प क्या होता है, टिका हुआ है, आसन है उसका। इसके बाद में पुष्प का जो नीचे फूला हुआ भाग होता है उसको क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं या ओवरी कहते हैं। अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होते हैं। ठीक है। और इसके बाद में इसमें जो ग्रीन कलर के जो पहला चक्र है, पुष्प का जो पहला चक्र होता है उसे हम बाह्य दल पुंज कहते हैं, जो हरे रंग के होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं किसकी, उसके अंदर का जो चक्र होता है उसे दलपुंज कहते हैं, जो कैसे होते हैं, रंगयुक्त होते हैं। पुष्प का तीसरा चक्र
लेकिन लैंगिक जनन के रूप से प्रथम चक्र जो होता है वो कौन सा होता है? पुमंग का होता है। इसी प्रकार से पुष्प का चौथा चक्र या जो कह सकते हैं लैंगिक जनन की दृष्टि से दूसरा चक्र कौन सा होता है? जायम होता है। पुमंग की जो इकाई है, एक की बात करें तो उसको क्या कहेंगे? पुंकेसर कहेंगे। और जो जायाम है उस सभी को मिला के क्या कहेंगे? जायाम कहते हैं। लेकिन एक को क्या कहेंगे? उसकी इकाई को अंडक या इस तरीके से कहते हैं। तो एक प्रारूपिक पुष्प है, उसकी संरचना बीज पादों में इस प्रकार होती है। ये द्विलिंगी पुष्प है क्योंकि इसमें पुमंग और जायाम एक ही पुष्प के अंदर है, इसलिए। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो पुष्प है, ये कई उनमें से सौंदर्यात्मक, आभूषणात्मक, सामाजिक, इस तरह से इनमें क्या करते हैं, इसको पुष्पों को काम में भी लिया जाता है। इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस तरह से खुशी, जीत, इस तरह से इनको काम में लिया जाता है। ठीक है। तो ये जनरल है। तो इस तरह से हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि जो पुष्पीय पादप हैं उनमें पुष्प के अंदर निषेचन से पूर्व कौन कौन सी संरचनाएं घटनाएं होती हैं। ठीक है। तो इसको बना लीजिए, पहले डायग्राम को बनाना है तो। ठीक है। देखो हम पढ़ेंगे अब इसमें निषेचन से पूर्व की संरचनाएं व घटनाएं। निषेचन से पूर्व की संरचनाएं व घटनाएं। देखो इसमें निषेचन से पूर्व की जो संरचना घटना है, इसमें हम बात करते हैं कि पुष्प में जो नर जननांग है कौन होता है? पुमंग। पुमंग होता है वो पुष्प का तीसरा चक्र। वह लैंगिक जनन की दृष्टि से, तीसरा चक्र है, वह लैंगिक जनन की दृष्टि से, लैंगिक जनन की दृष्टि से कौन सा है? तीसरा चक्र। वैसे तीसरा चक्र है, लेकिन लैंगिक जनन की दृष्टि से कौन सा चक्र है? पहला चक्र। लैंगिक जनन की दृष्टि से कौन सा चक्र होता है? पहला चक्र होता है। इसी प्रकार जो जायाम है, जायाम पुष्प का कौन सा चक्र है? चौथा चक्र है। लेकिन लैंगिक जनन की दृष्टि से ये कौन सा चक्र होता है? दूसरा चक्र होता है। क्योंकि लैंगिक जनन की दृष्टि से पुमंग और जायाम ही दो ही चक्र हैं। लेकिन पूरे पुष्प की बात करें तो पहला चक्र माना जाता है बाह्यदलपुंज, दूसरा माना जाता है दलपुंज, तीसरा माना जाता है पुमंग और चौथा माना जाता है जायाम। लेकिन लैंगिक जनन की दृष्टि से जो है वो पहला है पुमंग और दूसरा है जायाम। पुमंग की जो इकाई है, पुमंग की इकाई क्या कहलाती है? पुमंग की इकाई पुंकेसर। पुमंग की इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर। और जो जायाम है, जायाम की इकाई क्या कहलाती है? स्त्रीकेसर। पुमंग की इकाई पुंकेसर और जायाम की इकाई स्त्रीकेसर, या इसको बोलते हैं क्या? अंडक। अब इसमें हम पढ़ेंगे किस किस के बारे में। पहले नर से संबंधित पुमंग है या पुंकेसर कह दो, लघु बीजाणु कहानी, परागकण। इसी प्रकार से हम जायाम के बारे में पढ़ेंगे। तो जायाम है, स्त्रीकेसर और इनके बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो देखो हेडिंग डाल लो। हेडिंग डालते हैं क्या? पुंकेसर, इसमें भी पुंकेसर एक साथ ही, पुंकेसर के बारे में, लघु बीजाणु कहानी, लघु बीजाणु पुंकेसर, लघु बीजाणु कहानी और परागकण। ये नर से संबंधित हैं, इसलिए नर के बारे में पढ़ रहे हैं पहले। तो देखो पुंकेसर की बात करते हैं सबसे पहले। तो पुमंग की इकाई क्या कहलाती है? पुंकेसर कहलाती है। पुंकेसर की एक संरचना को देखें,
जैसे ये कोई पुंकेसर है, पुंकेसर में जो पुष्प से जो भाग लगा होता है पुंकेसर का, उसको क्या कहते हैं? पुतंतु। ऊपर का जो फूला हुआ भाग होता है उसको क्या कहते हैं? परागकोश। और बीच में जो होता है इसको क्या कहते हैं? योजी। तो पुंकेसर की संरचना को देखें तो पुंकेसर की संरचना में कितने भाग होते हैं? 3। पुतंतु, योजी, परागकोश। पुतंतु पुंकेसर का वह भाग, पुंकेसर का वह भाग जो पुष्प से क्या होता है? जुड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुतंतु कहते हैं। परागकोश और पुतंतु के बीच की जो संरचना होती है वो क्या कहलाता है? योजी कहलाता है। और पुंकेसर का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? परागकोश कहलाता है। परागकोश द्विपालित और एक पालित हो सकता है, क्योंकि अलग अलग पुष्प में परागकोश की संरचना अलग अलग प्रकार से होती है। अब देखो इसके अंदर जो परागकोश है, ये परागकोश यदि इस तरह से है परागकोश तो उसे कहेंगे कौन सा? द्विपालित परागकोश। और यदि ऐसा कोई परागकोश है तो उसको कहेंगे एक पालित, एक पालित। इसको कहेंगे मोनोथिकस, मोनोथिकस। इसको क्या कहेंगे? ऐसा होगा तो उसको क्या कहेंगे? द्विपालित, या इसको कहेंगे डाइथिकस, मोनोथिकस या डाइथिकस। जब परागकोश में एक पाली होती है तो उसे एक पालित या मोनोथिकस कहते हैं। जब परागकोश द्विपालित होता है तो उसे डाइथिकस या द्विपालित कहते हैं। अब जो परागकोश हैं, परागकोश की जो संरचना है उसमें वो देखें तो यदि कोई द्विपालित परागकोश है, कितनी पाली में? 2, तो एक पाली के अंदर कितने कोष्ठ होते हैं? 2 परागकोष्ठ होते हैं। तो दोनों के अंदर कितने हो जाएंगे? 4। तो उनको क्या कहते हैं? लघु बीजांडानी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजांडानी। यदि कोई एक पालित है तो एक पालित के अंदर कितने लघु बीजांडानी होंगी? क्योंकि एक पाली होगी वो 2 कोष्ठों में बटी होगी, 2 कोष्ठों में बटी होगी तो इसका मतलब उसके अंदर कितनी लघु बीजांडानी होंगी? 2। तो यूँ कह सकते हैं एक पालित या मोनोथिकस में लघु बीजांडानी 2 होती हैं। और द्विपालित परागकोश के अंदर कितनी लघु बीजांडानी होती हैं? 4 होती हैं। ठीक है। अब इसमें देखो ये लघु बीजांडानी की संख्या बताते हैं कि कैसे होती है। ठीक है। अब इसमें देखो ये परागकोश के प्रकार आता है, तो परागकोश कितने प्रकार होंगे? 2। एक पालित हो गया, द्विपालित हो गया, मोनोथिकस, डाइथिकस। ठीक है। और यदि मान के चलो इस तरह से छोटा क्वेश्चन आता है कि पुंकेसर की संरचना को में कौन कौन से भाग होते हैं, तो उसमें पुतंतु, योजी और परागकोश, इस तरह से अपने ऊपर में। ठीक है। आगे देखो, आगे पढ़ते हैं लघु बीजांडानी की संरचना। ये जो बात हो रही थी अभी जैसे परागकोश की है, इस परागकोश को हम यूं काट के देखें तो इसकी संरचना कैसे दिखती है? देखो लघु बीजांडानी कैसे दिखते हैं। एक इसकी लघु बीजांडानी की संरचना को देखें तो इस परागकोश को ऊपर से काट के देखेंगे तो परागकोश को काटने के बाद में इसमें ये लघु बीजांडानी है, इसका देखो ये कोई परागकोश है,
उनके का क्या है पराकोष, जिसका हम अनुप्रस्थ काट काट के देखें तो एक गोलाई में संरचनाएं दिखाई देती हैं। और ये कैसी दिखती हैं देखो, एक लघु बीजाणु ध्वनि की संरचना इस प्रकार से होती है। देखो, यदि हम दीपालित पराकोष को देखें तो दीपालित पराकोष में एक तो ये रहा इधर वाला, एक इधर का ये रहा, दोनों होंगे। एक पाली में कितने कोष्ठ होंगे, 2 होंगे, और एक पाली में कितने कोष्ठ होंगे, 2। तो यह प्रश्न दीपालित पराकोष में लघु बीजाणु कितनी होती हैं, 4। एक लघु बीजाणु धानी की संरचना जैसे आ जाती है, लघु बीजाणु धानी की संरचना को समझाइए। तो लघु बीजाणु धानी की जो संरचना है, एक पराकोष का जैसे हम अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो वो गोलाई में दिखाई देती हैं, और बाहर से भीतर का क्रम निम्न प्रकार से होता है। तो सबसे बाहर जो पराकोष में जो सबसे बाहर का स्तर है वो कौन सा है, बाह्य त्वचा। उसके अंदर वाला होता है वो कौन सा है, अंतःस्थिशियम। उसके अंदर वाला कौन सा है, मध्य परत। और ये कौन सा है अंदर के अंदर का, टैपिटम। लघु बीजाणु धानी का सबसे बाह्य स्तर बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस होती है, जो पराकोष की या लघु बीजाणु धानी की सुरक्षा का प्रदान करती है, यानी कह सकते हैं सुरक्षा का कार्य करती है। अंतःस्थिशियम बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे या भीतर का स्तर अंतःस्थिशियम होता है। अंतःस्थिशियम एक परतीय संरचना होती है जिसमें उसकी भीतरी आंतरिक परत जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। अंतःस्थिशियम जब पराकोष, ये एक प्रकार से कह सकते हैं आर्द्रता ग्राही, मतलब नमी होती है इसके अंदर जब पराकोष का स्फुटन होता है। जैसे देखो, जैसे ये इस तरह से पाली है यूं, तो एक पाली ये हो गई, एक पाली हो गई, दोनों पाली हो गई यूं। अब इसको हम जैसे ये स्फुटन होगा तो एक तरह से क्या होंगे, अंतःस्थिशियम पानी सूखता जाएगा तो एकदम ये भाग खिंचते जाएंगे और क्या होंगे, ओष्ठ बनेंगे। ओष्ठ बनने से क्या होगा, एक तरह से दोनों जो परागकोष्ठ हैं वो क्या हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, तो इनसे परागकण क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो अंतःस्थिशियम इस तरह से कार्य करता है। इसके बाद देखिए कौन सा, मध्य परत। मध्य परत जो है अंतःस्थिशियम के जस्ट नीचे होती है, जो लगभग 1 से 3 परतें मिलकर बनती हैं मध्य परत। मध्य परत के जस्ट नीचे अंदर के अंदर का जो भीतरी आवरण है या भीतरी परत होती है वो कौन होती है, टैपिटम। क्या होता है, टैपिटम होता है। और टैपिटम जो है एक प्रकार से हो सकते हैं विशिष्ट प्रकार का एक तो होता है, यह एक विशिष्ट प्रकार की परत होती है जिसकी कोशिकाएं बहुकेंद्र की कैसी होती हैं, बहुकेंद्र की होती हैं, लंबी होती हैं और बड़ी होती हैं, अंतःसूत्री विभाजन एवं बहुगुणन द्वारा बहुगुणित हो जाती हैं। और टैपिटम की कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक तो अमीबीय, कौन सी होती हैं, अमीबीय, और ये कौन सी होती हैं, ग्रंथिल। अमीबीय और ग्रंथिल, या इसको कह सकते हो श्रावित। ठीक है, अमीबीय का मतलब ये एक एंजियोस्पर्म मिलती हैं। कौन सी एंजियोस्पर्म, जो प्राचीन हैं उनमें मिलती हैं। जैसे अमीबीय प्रकार की इसमें देखने को मिलती है, टाइफाई पौधा है उसके अंदर अमीबीय प्रकार की टैपिटम होता है। और ग्रंथिल प्रकार की जो पाई जाती हैं वो सभी पौधे, जितने भी पौधे हैं सभी पौधों में जो टैपिटम है, सभी पौधे, तो यूँ कह सकते हैं टैपिटम 2 प्रकार का होता है। अमीबीय जो प्राचीन पादप है टाइफा, उसके अंदर देखने को मिलता है। और ग्रंथिल या श्रावी जो सभी प्रकार के पौधे हैं उनमें ये टैपिटम ग्रंथिल या श्रावी प्रकार का होता है। ठीक है, अब जो टैपिटम है ये क्या करता है, जो बीजाणुजन्य कोशिकाएं हैं, जो बीजाणुजनन है अंदर उनको क्या करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। किसका, पोषण प्रदान करने का काम करता है।
और यह हार्मोन स्राव भी करता है। क्या करता है? हार्मोन। और यूँ कह सकते हैं कि जो परागकण होते हैं इसके अंदर, परागकण के बाह्य चोल के निर्माण में भी मदद करता है, या यूँ कह सकते हैं परागकण का बाह्य चोल का निर्माण भी करता है। परागकोश के पोलन किट आवरण का निर्माण करता है। परागकोश का जो पोलन किट है, पोलन किट जैसे परागकण बनेंगे इसके अंदर, कैसे? जिसकी एक संरचना है, ये कोई क्या है? परागकण है, ये इसमें जन्म क्षेत्र है। तो यूँ कह सकते हैं एक तरह से इसका जो परागकण है, परागकण के बाह्य चोल का निर्माण, बाह्य चोल ये होता है कि किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन। किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। यह हार्मोन भी स्राव करता है और एक पोलन किट का निर्माण करता है। टेपिटम की कोशिकाओं से यूबिस कणों का स्राव होता है। टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं इनकी, उनसे कौन से कणों का स्राव होता है? यूबिस कणों का क्या होता है? स्राव होता है, जिनमें स्पोरोपोलेनिन होता है। एक यूबिस कणों का स्राव होगा, यूबिस कणों से क्या होगा? स्पोरोपोलेनिन का निर्माण हो जाएगा, और स्पोरोपोलेनिन का निर्माण हो जाएगा। स्पोरोपोलेनिन परागकणों का क्या होता है? बाह्य चोल। यहाँ कह सकते हैं परागकणों का बाह्य चोल का निर्माण होता है किससे? स्पोरोपोलेनिन से। और यूबिस कणों से स्पोरोपोलेनिन का निर्माण होता है, स्पोरोपोलेनिन से परागकण के बाह्य चोल का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखो, इसमें और इसकी अलग से बात करेंगे परागकण की। उससे पहले एक और बता देते हैं, इसमें बीजाणु जन्म तक अंदर क्या चीज है? बीजाणु जन्म ऊतक। यूँ कह सकते हैं एक जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है, जब परागकोश कैसा होता है? अपरिपक्व होता है, तो उसमें सजातीय कोशिकाओं का समूह बीजाणु जन्म तक कहलाता है। जब परागकोश कैसा होता है? अपरिपक्व होता है, तो उसमें बहुत सारी मतलब एक जैसी कोशिकाओं का क्या होता है? समूह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बीजाणु जन्म तक कहते हैं। यह लघु बीजाणु के केंद्र में स्थित होता है। यह लघु बीजाणु, भाई देखो, ये तो लघु बीजाणु हो गई, ये इसके अंदर क्या कह रहे हैं? इसको लघु बीजाणु, मतलब अंदर बीजाणु जन्म तक है, इसके अंदर क्या होता है? लघु बीजाणु। यह लघु बीजाणु के केंद्र में स्थित होता है। यह कह सकते हो यह लघु बीजाणु के केंद्र में स्थित होता है। कौन? बीजाणु जन्म ऊतक। ठीक है, अब यदि ये तो हमने वैसे बताया था कि अनुप्रस्थ काट काट के देखें तो इस तरह की संरचना देखते हैं, लेकिन हम उनकी कोशिकाओं को बनाएं या लघु बीजाणु का डायग्राम है कि ये भी बना सकते हैं, और एक ये दूसरा डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे देखो, ये का बनाने, ठीक, ये तो हो गया क्या इसका? बाह्य त्वचा। कौन सी त्वचा? बाह्य त्वचा। ठीक है, एक देखते हो इसके अंदर वाली जो है उसको बना देते हैं हम अंतस्थितियां। इस तरह से ये इसका हो गया अंतस्थितियां, ठीक है। इसके जस्ट नीचे लगभग 3 पर होती हैं, इसको भी बना देते हैं। जैसे ये कोशिकाएं, ये 3 परतों में होता है। ठीक है,